18 नवंबर के दिन विश्व सीओपीडी दिवस मनाया जा रहा है। सीओपीडी फेफड़ों के रोगों के लिए एक शब्द है जो मानव शरीर में कई वर्षों तक कोई लक्षण दिखाए बिना प्रकट हो सकता है। यह धूम्रपान का सबसे बड़ा जोखिमपूर्ण कारण माना जाता है। इंडोर और आउटडोर प्रदूषण और आनुवांशिक कारण भी सीओपीडी के विकास के लिए जिम्मेदार है। सीओपीडी के रोगियों को फेफड़ों के संक्रमण का खतरा बहुत गंभीर माना जाता है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में टीबी एवं चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक डॉक्टर तलहा साद ने इस रोग के बारे में और बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं डॉक्टर तलहा साद, विभाग अध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में चेस्ट विभाग में पदस्थ हूँ। आज जो है नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाया जाता है। सीओपीडी आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है, पर आप सभी जो है इस बीमारी से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। सीओपीडी का अर्थात होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय से ग्रसित होना, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब सांस की नली का रुकावट होना, सांस की नली में अवरुद्ध होना, सांस की नली में किसी प्रकार से सूजन आ जाना। पल्मोनरी मतलब फेफड़ा हो जाता है और डिजीज मतलब बीमारी। सो एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय से फेफड़े में उसकी सूजन पैदा कर रही हो, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही हो, उसमें रुकावट पैदा कर रही हो, इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। ये जो सीओपीडी की बीमारी है, ये सिर्फ और सिर्फ धूम्रपान, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो सिगरेट हो, और जो धुआं होता है, चाहे वो गोबर के सूखे हुए जो गोबर होता है उससे जलाने से, या लकड़ियां जला करके जो खाना बना रही होती हैं महिलाएं, उनकी वजह से ये हो रहा होता है, या वायु में प्रदूषण के स्तर को ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये जो है सीओपीडी की बीमारी हो रही होती है। तो जैसा आप समझ सकते हैं कि ये सीओपीडी की बीमारी जो है मुख्य तौर पे धुएं और धूम्रपान की वजह से हो रहा होता है। ये धूम्रपान बीड़ी की वजह से भी हो सकता है, या सिगरेट की वजह से भी हो सकता है, और ये लकड़ी जलाने की वजह से भी हो सकता है, या सूखे गोबर को जलाने की वजह से हो सकता है, या प्रदूषण के स्तर का बढ़ जाने की वजह से भी हो जा सकता है। अब खास बात यह है कि हमारे इस क्षेत्र में काफी ज्यादा बीड़ी का उद्योग चल रहा है, और इसमें बीड़ी घर घर में बनाई जाती है और लोग बीड़ी का काफी ज्यादा सेवन कर रहे होते हैं। सो ये बीड़ी से होने, बीड़ी के धूम्रपान की वजह से काफी ज्यादा ये बीमारी इस क्षेत्र में पाई जाती है। सो इसको धूम्रपान की वजह से जो है सांस की बीमारी हम बोल रहे होते हैं जिसे, वो ही ये सीओपीडी की बीमारी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसको पहचानने के लिए कि ये सीओपीडी की बीमारी क्या है और ये अन्य सांस की बीमारियों से कैसे भिन्न है, इसमें बुनियादी तौर पे दो बातें देखने की जरूरत है। हमें ये देखने और समझने की जरूरत होती है कि ये जो सीओपीडी की बीमारी है, ये धूम्रपान और धुएं की वजह से जो हो रही होती है, वो धीरे धीरे आपके फेफड़े को कमजोर बनाते चले जा रही होती है। और क्योंकि ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है और आपके फेफड़े की क्षमता को धीरे धीरे कम करने की बात कर रहा होता है, सो इसका ज्यादातर जो शिकार मरीज होते हैं वो 35 से 40 साल की उम्र से ज्यादा वाले हो रहे होते हैं। इसके विपरीत जो कि अस्थमा वाले जो मरीज हो रहे होते हैं वो छोटे बच्चे और नौजवान लोग ज्यादा हो रहे होते हैं। पर अस्थमा और उम्रदराज लोगों में भी पाया जा सकता है, लेकिन सीओपीडी के बीमार मरीज ज्यादातर जो है ज्यादा उम्र वाले 35 से 40 के ज्यादा उम्र वाले हो रहे होते हैं। दूसरी चीज कि अस्थमा में जो सांस की बीमारी हो रही होती है उसमें किसी धुआं या धूम्रपान वाली बात की वजह से ये नहीं हो रहा होता है, वो एलर्जी की वजह से वो बीमारी बन रही होती है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो भी सीओपीडी से ग्रसित होगा उसमें कहीं ना कहीं या तो वो धूम्रपान कर रहा होगा, या सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी हम कहते हैं। अब ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो खुद बीड़ी पी रहा होता है
और उसके परिवार में, जो उसके नजदीक में परिवारजन रह रहे हों, या उसका कोई नजदीकी दोस्त जो उसके साथ ज्यादा समय गुजार रहा होता है, वो उसके द्वारा जो धुआं छोड़ा हुआ होता है, उसको जो वो बार बार सांस ले रहा होता है, उसकी वजह से भी ये बीमारी उसको हो जाती है। उसी को हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग कह रहे होते हैं। ये देखने वाली बात हो रही होती है कि जो ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति हैं उनमें ये बीमारी देखने को मिल रही होती है, जो लोग कहीं ना कहीं धुआं या धूम्रपान से ग्रसित हो रहे होते हैं। दूसरी चीज जो कि उनमें लक्षण देखने को मिलता है वो है लंबे समय की खांसी रहना और धीरे धीरे उनकी सांस फूलने की समस्या समय के साथ साथ ज्यादा बढ़ती चली जाना। तो दो मुख्य लक्षण हैं सीओपीडी के, एक खांसी बनी रहना और दूसरी चीज है कि उनकी सांस फूलने की समस्या धीरे धीरे बढ़ते चली जाना। इसके अलावा उनके छाती में जकड़न जैसी भी महसूस उनको हो रही होती है। पर ये समय के साथ साथ जैसे जैसे उनकी सांस की क्षमता कम होती चली जा रही होती है और एक ऐसी स्थिति आ रही होती है जबकि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जा रही होती है, तब उनकी खांसी के साथ साथ उनमें बलगम भी बनने लग जाया करता है और ये परेशानी और दूसरे और परेशानियों के साथ मिलकर के काफी गंभीर हो जा रहा होता है। अब होता ये है कि सीओपीडी की वजह से जब फेफड़ा कमजोर हो जा रहा होता है तो दूसरे अन्य और सांस की बीमारियों को भी वहां पर जमावड़ा बनाने का मौका आसानी से मिल जाता है। इसमें सबसे बुनियादी जो बीमारी है वो है टीबी। टीबी की बीमारी सीओपीडी के कमजोर फेफड़े में आसानी से पनप पाता है और उनके फेफड़े को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। मगर टीबी के साथ अगर सीओपीडी रहेगा तो उसमें खखार काफी ज्यादा रहने की संभावना रहती है और दूसरा कि उनको बुखार भी आने लग जाया करता है। वहां पर भी मगर सांस फूलने वाली परेशानी और खांसी वाली परेशानी तो रहेगी ही। टीबी एक अलग सी बीमारी है लेकिन सीओपीडी एक अलग सी बीमारी है। लेकिन सीओपीडी लंबे समय से अगर किसी को रहता है तो उसकी वजह से उसके फेफड़े की क्षमता कमजोर हो जाती है और वहां पर टीबी आसानी से पनप पाता है। लक्षण मुख्य तौर पे खांसी, छाती में जकड़न और धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा सांस फूलने की परेशानी बन जाना हो रहा होता है। इसको जांचने के लिए मुख्य तौर पे हम 3 तरीके से जांच करते हैं। पहली जांच हो रही होती है छाती के एक्सरे के द्वारा। छाती के एक्सरे करा करके हम ये देख पाते हैं कि अभी उसकी सीवियरिटी, उसकी जो सीओपीडी की बीमारी है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और उसी के साथ साथ हम खून की जांच कराते हैं जिसमें कि सीबीसी की जांच होती है, जिससे ये पता चल पाता है कि क्या उसमें अभी कोई विशेष प्रकार का इन्फेक्शन भी है अथवा नहीं। तीसरी जो जांच होती है उसको स्पायरोमेट्री बोलते हैं। स्पायरोमेट्री एक फेफड़े की क्षमता की जांच है। जैसे कि आप शुगर की बीमारी में एक ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोमीटर क्या करता है, आपके शुगर को बता रहा होता है कि आपका शुगर अभी कितनी है और उसी के अनुरूप डॉक्टर साहब दवाई लिख रहे होते हैं। ठीक वैसे ही स्पायरोमेट्री एक फेफड़े की क्षमता जांच है जिससे कि पता लगाया जा पाता है कि कितना फेफड़े की क्षमता है और उसी के अनुरूप आपकी सही दवाई लिखी जाती है। ये स्पायरोमेट्री की जांच के बगैर सिर्फ अंदाजे से दवाई लिखना, जैसे कि अगर किसी को शुगर का मरीज है और उसका ग्लूकोमीटर के द्वारा अगर उसका शुगर ना चेक किया जाए और एक अंदाजे से दवाई लिखी जाए तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। और उसके विपरीत अगर उसका ग्लूकोमीटर से सही ग्लूकोज का जांच करके और दवाई लिखी जाए तो उससे उसको सही माप के अनुसार दवाई मिल पाएगी। उसी तरह से स्पायरोमेट्री एक फेफड़े की क्षमता जांच है जिससे पता लगाया जा सकता है कि उसकी सांस की क्षमता कितनी बची है और उसी के अनुरूप उसको दवाइयां मिलनी चाहिए। 3 जांचें हो गई, एक छाती का एक्सरे हो गया, दूसरा खून की जांच हो गई सीबीसी और तीसरा जांच है वो है स्पायरोमेट्री। अब अंतिम में इसकी दवाइयों को लेकर के जो बातें हैं उनको मोटे तौर पे समझने की कोशिश करिए। जो सबसे बुनियादी दवाई जो सीओपीडी के लिए रहेगी वो इनहेलर या रोटा कैप्स होते हैं। ऐसा आम जनमानस में काफी ज्यादा भ्रांति है इस बात को लेकर के कि इनहेलर या रोटा कैप्स जो कि कैप्सूल डाल करके मशीन में सुड़कने के लिए सांस के लिए डॉक्टर साहब लिखते हैं, इससे नुकसान होता है या इससे आदत सी हो जा रही होती है या ये अच्छी दवाई नहीं होती है।
मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह की भ्रांति से आप अपने आप को दूर रखें। ये जो इन्हेलर है ये सांस की मरीज के लिए बेहद जरूरी हो रहा होता है। जो इन्हेलर है और जो आप आमतौर से गोलियां खा रहे होते हैं, जो भी आपके घर में गोली हो खाने के लिए, अगर उस गोली को आप निकाल करके देखेंगे तो उसमें मिलीग्राम में उसका डोज होता है, लेकिन इसके विपरीत अगर आप इन्हेलर देखेंगे तो उसका डोज माइक्रोग्राम में होता है। इसका अर्थ ये है कि जो गोलियां हम खाते हैं उसके मुकाबले 1/1000वां हिस्सा मात्र इन्हेलर में होता है। और 1/1000वां हिस्सा होने की वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वजह से दो बातें साफ तौर पे होती हैं। एक, इन्हेलर या रोटा कैप्स जो आप चूसने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं मशीन के द्वारा, उसका साइड इफेक्ट बेहद कम हो रहा होता है। और दूसरी चीज कि वो सीधे फेफड़े में काम कर रहा होता है जहां पर कि आपकी बीमारी है, इसीलिए इसका डोज इतना कम होने के पश्चात भी वो काफी अच्छा काम कर रहा होता है। इसके विपरीत में जो आप गोलियां खा रहे होते हैं, क्योंकि अधिकांश मरीज मुझसे ऐसा कहते हैं कि अगर मुझे गोली मिल जाए, जैसा कि शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीजों को गोली मिलती है दिन भर में 1-2 गोली अगर खाने को हो, तो मैं वो गोली खाना चाहता हूं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप गोली खाते हैं तो वो डोज काफी 1000 गुना पावर ज्यादा होता है बनिस्बत के इन्हेलर या रोटा कैप्स के। और वो गोली जब आप खाते हैं तो वो पेट में जाती है और वहां से खून के द्वारा पूरे शरीर में वो गोली चली जाती है, लीवर में, किडनी में, पैंक्रियाज में, दिमाग में, जहां पर कि उन दवाइयों का कोई रोल नहीं है। आपकी बीमारी फेफड़े में है, इसलिए आपको इन्हेलर या रोटा कैप्स इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि सीधे वहीं पर दवाई जा पाएगी जहां पर कि उसको आवश्यकता है। सो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इन्हेलर या रोटा कैप्स जो सांस के मरीज हैं उनके लिए बेहद जरूरी और काफी लाभकारी होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इस धूम्रपान से बचना चाहिए, चाहे बीड़ी हो या सिगरेट हो, किसी भी प्रकार के धूम्रपान से हमें अपने आप को प्रण लेना चाहिए कि हमें इसको जल्द से जल्द त्याग देना है। हमें कम करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि बाहरी वातावरण को प्रदूषण से बचाने की कोशिश करें। आप जान सकते हैं कि नवंबर महीने में अपने शहर में नवंबर महीने में पूरे साल भर के मुकाबले सबसे अत्यधिक वायु प्रदूषण का स्तर है। और अगर यही स्थिति, जैसा कि आप जानते भी होंगे, आपको अखबार के द्वारा या दूसरे न्यूज के माध्यम से आपको मालूम चला होगा कि दिल्ली में जो है जल्द ही शीर्ष कोर्ट ने जो है लॉकडाउन लगाने के लिए अनुशंसा कर दी है। इतना ज्यादा वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। सो हमें भी अपने शहर के बारे में सोचना होगा और हमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा, तभी हम और हमारे बच्चे आगे स्वस्थ रह पाएंगे। वरना ये सीओपीडी की बीमारी जो है काफी घातक साबित होगी। और ये वायु प्रदूषण भी अगर स्तर ज्यादा बढ़ता चला गया तो सीओपीडी की बीमारी छोटे बच्चों में भी धीरे धीरे जल्द से जल्द होने लग जाएगी। सो हम अपने आप शहर को बचाएं और अपने आसपास के लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि वो जल्द से जल्द बीड़ी और सिगरेट को त्याग दें और लकड़ी या सूखे गोबर में खाना बनाना बंद करें और बाहरी वातावरण को वायु प्रदूषण से बचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।